हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10th ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों की इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो वो प्लैनेट के बीच में भी हो सकता है फोर्स, है ना, स्टार्स के बीच में भी फोर्स हो सकता है। हमसे मिलियंस लाइट ईयर्स अवे जितने डिस्टेंस पे जो प्लैनेट्स हैं, लाइक जैसे जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है और भी अदर प्लैनेट हैं, वो हमारी अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं और हमारे ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं और हमारे थ्रू उन प्लैनेट पे भी फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये एक हाईली रेंज का, सबसे ज़्यादा रेंज का एक फोर्स होता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लो क्या है, यूनियन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन सर ने, जिनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन, इन्होंने एक लॉ दिया जिसे कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। क्योंकि ये जो लॉ है हर ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है ना, प्लैनेट्स पे, स्टार्स पे और ठीक है ना, सभी पे एप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है इसे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर, इन यूनिवर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, the gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो इनवर्सली का मतलब अपॉन में अगर कोई टर्म होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली कोई टर्म होती है तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, तो इन दोनों को मिला के हम इस तरीके से लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम एंड अपॉन में डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है इसे। तो ये एक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का होता है, इसे आपको याद करना है। F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर जो कैपिटल जी है इसे न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। ठीक है ना बेटा, तो ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाद में। हाँ, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी एक तरह का फोर्स है, तो इसकी यूनिट भी सेम रहेगी न्यूटन, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है फोर्स की यूनिट होती है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
जो है यहाँ पर इस ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट भी न्यूटन रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो ये यूनिट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं। ये हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के ही फॉर्मूले से, F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डे स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अब हमें कैपिटल G की यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम इसकी टर्म में अरेंज कर देते हैं। यहाँ से डे स्क्वायर को F से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो स्मॉल है हमें ये डिवाइड में आ जाएगी टर्म, तो ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। तो कैपिटल जी की जो अगर हम यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, और डी मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच की, और ऐसा ही होती है डिस्टेंस मीटर में, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे मास इनटू मास, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। अब किलोग्राम यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो है इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए आप, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो ये है कि हम धरती पर, अर्थ पर कनेक्टेड हैं इससे, है ना। क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं होता तो हम शायद फ्लोट करते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। तो हमें ये वॉक करने में करता है कि हम वॉक कर सकते हैं, आसानी से स्टे कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स टू बाइंड अस विद अर्थ। नेक्स्ट है इट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस टाइड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। और चंद्रमा यानी कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही समुद्र में टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं, हाई टाइड, लो टाइड्स, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है कमर्शियल लेवल पे वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। वाटर एनर्जी लाइक जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जैसे कि आप सभी को पता है जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों तरफ रोटेट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ठीक है। तो सन के कारण ही जितने भी प्लैनेट हैं अपने ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहे हैं, और हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग कर रही है। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। और मून जो है हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, जो कि हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट भी है। मून क्या है, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी आज इस चैप्टर की। आई होप आपको अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर में समझ में आए होंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आगे हम कुछ और टॉपिक के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही आप अच्छे से इनकी लर्निंग करना, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।